हाँ, तो सबको याद है, वेरी गुड। और अभी मैं एक बार पीपीटी फटाफट शेयर कर दूं, जिसको दिख रही हो गई वो मुझे बताए। तीन के बच्चे करना। किसी का माइक ऑन रह गया? चलो मैं विंडो शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा 5 सेकंड के अंदर अंदर दिख गई। नो सर। देखो देखो अब दिख गई होगी। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं चेक कर लूँ कोई है तो नहीं बच्चा जो रह गया हो। ठीक है, हाँ, तो अब बताइए, हमने पढ़ लिया था ऑप्टिक्स तक, राइट? यहाँ तक पढ़ लिया था, इधर तक, यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक। हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ लिया था। नो सर। ये वाला नो method, सर। ये वाला पढ़ा था कुछ? नो सर सर। सर ये नहीं पढ़ा। नो सर। नो सर। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ये चीज कर ली थी हमने, है ना? यस सर। ग्रेट। यस सर। तो देखिए अब हम चलते हैं, हम टॉप ऑफ फिजिक्स में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, क्वांटम फिजिक्स तक सब कुछ पढ़ लिया हमने, है ना? एक टॉपिक मैंने ऐड किया था बाद में, साइंटिफिक चीजें, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हम बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ, हम रिवाइज भी हो जाएगा हमारा फटाफट, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके बाद। लेकिन हम पहले पे चलते हैं साइंटिफिक मेथड पर। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आज तो कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड सबको दिख रहा होगा, उसका नाम क्या है यार? ये कौन बच्चा है? ठीक है, तो आज आपका टाइम मेरी वजह से 15 मिनट आपके वेस्ट हो गए, सो सॉरी। ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आ गया हमारा साइंटिफिक मेथड, सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब Yes, रिलैक्स sir. हो जाइए, तब हम कर लेंगे अच्छे से कवर। आपका सिलेबस अच्छा खासा हो चुका है। तो साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड पे देखो, साइंटिफिक मेथड होता क्या है? सबसे पहले ये डेफिनेशन सबको दिख रही है? यस सर। कौन पढ़ना चाहेगा इसको? सर मैं हाँ, पढ़िए। A process with the help of which scientists try to investigate, verify or construct an accurate and reliable version of any natural phenomena. हाँ, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक एक्यूरेट और रिलायबल वर्जन ऑफ फिनोमिना। किसी को मजा आया पढ़ने में ये वाली डेफिनेशन? बताओ, Yes, जल्दी sir. से बताओ, किसको मजा आया ये पढ़ने में? यस सर। किसी को समझ भी Yes, आया? sir. मेरे को किसी को समझ भी आया? जो समझ में आया वो हैंड रेस करिए एक बारी, देखते हैं किसको समझ में आता है। सर नहीं आया तो मत समझा दो। ठीक है, अभी समझा देंगे फिर। ठीक है, तो देखिए ये है इन्वेस्टिगेट, वेरीफाई, कंस्ट्रक्ट, एक्यूरेट, रिलायबल, ये सब हम पहुंच जाएंगे अभी, इस पे अपने आप ही आ जाएगा हमें दिमाग में। लेकिन हम छोटी सी डेफिनेशन करते हैं पहले इसकी। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मतलब वो, साइंटिफिक मेथड मतलब वो मेथड जो किसी भी फिनोमिना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. कोई Yes, भी sir. यस सर। कोई भी Yes, sir. मेथड
जो किसी भी फिनोमिना को, जैसे न्यूटन ने कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन किया था, हम पढ़ चुके हैं। E is equals to mc square. ये तो आइंस्टाइन ने किया था। ग्रेविटी का। Yes, Sir, yes, gravity. yes, sir, gravity का. ग्रेविटेशन। ग्रेविटी। मतलब एप्पल नीचे गिर रहा है Gravitation. भाई, एप्पल नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, उसने जो भी मेथड इस फिनोमिना को, जैसे F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन में R2 सबने सुनी होगी। यस सर। इस फोर्स को मतलब इस ग्रेविटेशन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो मेथड न्यूटन ने यूज किया होगा, उस मेथड को हमने क्या बोल दिया? Newton method. Scientific क्या method. साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड। क्या बोल दिया? साइंटिफिक आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर को प्रूव। आइंस्टाइन की हम बात नहीं करेंगे अभी, क्यों नहीं करूंगा मैं भी बताऊंगा। और कोई भी एक्सपेरिमेंटल करके जो भी चीजें कोई प्रूव कर रहा है, कुछ भी प्रूव कर रहा है, कोई भी फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस मेथड को क्या बोल दूंगा? साइंटिफिक मेथड। चलो आइंस्टाइन को भी बोल दो। आइंस्टाइन ने जब भी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्रूव किया होगा तो किस मेथड से किया होगा? Scientific method. Scientific, yes. अभी देखते हैं होता क्या है। ये देखिए, सबको एक फ्लो चार्ट दिखेगा, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट में क्या लिखा हुआ है मुझे बताएगा भाई? Ask the question. आज के क्वेश्चन और एड्रेस प्रॉब्लम। हमने दो कहानियां सुनी थी अपनी क्लासेस में। कौन सी दो कहानियां थी वो भी बताएगा मुझे? फर्स्ट क्लास में हमने ओरिजिन ऑफ फिजिक्स में दो कहानियां सुनी थी। वो दो कहानियां क्या थी बताएगा कोई? सोचिए सोचिए सोचिए। जिन्होंने हैंड रेस करे हैं, कोई एक ही है हैंड रेस करने वाला। 3 2 1 वापिस से। रजनीश शर्मा आप यही हैं? यस सर। हाँ रजनीश, आपने वो कहानी सुनी थी। कौन सी दो कहानियां सुनाई थी मैंने? फटाफट बताएंगे हम ताकि सर एक लकड़ी काट के जो लाता था उस कहानी, मतलब कौन था उस कहानी में बंदा? आदि मानव? यस सर। Yes, sir. दूसरी कहानी किसकी सुनी थी? एक और कहानी भी तो सुनी थी भाई। एप्पल गिरा था, याद आया किसी को? Yes, sir. वो कहानी किसकी थी? वो कहानी सर न्यूटन की। न्यूटन की कहानी थी भाई, वो है ना? तो हमने उससे दो चीजें निकाली थी अपनी, कि ओरिजिन ऑफ साइंस जो भी होता है, किसी भी चीज की डिस्कवरी दो चीजों से होती है। हाँ, तो वो दो चीजें क्या थी? Problem. हाँ वेरी गुड। और Curiosity. क्यूरियोसिटी। वेरी गुड अक्षय, सबको ये बात याद है? यस प्रॉब्लम थी और क्या थी? क्यूरियोसिटी थी। तो या तो क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता था? किसी चीज को जानना, राइट? न्यूटन के जब एप्पल गिरा था तो उसने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? कि एप्पल नीचे ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? सीधी सी बात, यही क्वेश्चन न्यूटन ने पूछा था अपने आप से। अब मैं यही क्वेश्चन को बोल देता हूँ क्यूरियोसिटी। इसी क्वेश्चन को मैंने क्या बोला? क्यूरियोसिटी। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट में से पहले दो चीजें दिख रही है, आस्क का क्वेश्चन एंड एड्रेस और एड्रेस। एंड नहीं लिखा हुआ, और एड्रेस अ प्रॉब्लम। आस्क का क्वेश्चन और एड्रेस अ प्रॉब्लम, तो ये दोनों कहानियों के बीच में है। देखो अगर मैं आदि मानव की न्यूटन की बात करूं तो न्यूटन ने क्या पूछा था? कि एक सेब नीचे क्यों गिर रहा है? पूछा था, है ना? कुछ भी था जो Yes, sir. अपने आप से क्या पूछा था? एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है? क्वेश्चन। और आदि मानव को क्या थी? प्रॉब्लम। तो आदि मानव ने प्रॉब्लम के बारे में बात की थी और न्यूटन ने क्वेश्चन के बारे में। ने दोनों चीजें कवर कर ली मेरी वाली बातें में। एक तो क्यूरियोसिटी और दूसरी प्रॉब्लम। तो साइंटिफिक मेथड की शुरुआत यही से होती है। या तो तुम कोई क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करोगे। सबसे पहला स्टेप है ये तुम्हारा। कोई डाउट? नो सर। अब दूसरी बात आती है, उसके बाद तुम क्या करोगे? मैं यहाँ पर लिखूं ताकि तुम इसको ढंग से समझ पाओगे। सबसे पहले क्या किया? या तो क्वेश्चन पूछा, या क्या किया?
प्रॉब्लम के बारे में बात की हमने। किसके बाद की बात करते हैं अब हम? आप बताइए यहाँ पर क्या होगा? रिसर्च। इसके बाद क्या हुआ है? अब तो पढ़ लिया हुआ है ना, रिसर्च सबने पढ़ लिया है। किसने बोला है रिसर्च? चलो जिसने भी बोला ठीक है रिसर्च। देखो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को स्टडी किया भाई। न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे गिरा, ये देखा था न्यूटन ने, है ना। उसके बाद न्यूटन ने क्या देखा होगा ना, सिर्फ उसके बाद न्यूटन को अगर किसी भी चीज को पढ़ना है तो क्या न्यूटन ने देखा होगा? ऐसे सोचा भी तो होगा न्यूटन ने, भाई मैंने देख लिया एप्पल, अब हो सकता है क्या ये बता एप्पल ऐसे ही गिर गया हो नीचे, सिर्फ एप्पल ही गिरता हो? क्या न्यूटन ने सारी चीजों को देख लिया था गिरते हुए? किसको देखा था? सिर्फ किसको देखा था अभी तो? एप्पल को। या एक दो चीजें और भी देख ली होंगी। तो अब न्यूटन को ये थोड़ी पता था कि सारी चीजें ही ऊपर से नीचे आएंगी, ये नहीं पता था ना। न्यूटन पहले ये देखेगा कि भाई क्या सारी चीजें ऊपर से नीचे आ रही हैं। पहले देखा एप्पल तो नीचे से ऊपर से नीचे गया, अच्छा फिर बुक फेंक के देखी, बुक भी ऊपर से नीचे गई, फिर फोन, मतलब फोन तो हाँ नहीं, मान लो पेन फेंक के देखा, पेन भी ऊपर से नीचे गया, फिर देखा अच्छा बॉल को देखा, बॉल भी ऊपर से नीचे गया। तो ये चीजों को न्यूटन को पहले देखना पड़ेगा ना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने से पहले उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि भाई अच्छा अगर एक चीज नीचे जा रही है तो पहले चेक तो कर लूं कि जो मैं क्वेश्चन मेरे मन में उठा है कि चीज, उसके मन में क्वेश्चन क्या उठा था? सर नीचे क्यों जा रही है? नीचे क्यों गिरा? ऊपर से नीचे ही क्यों आई? तो पहले तो ये चेक करेगा ना वो कि मेरा क्वेश्चन सही भी है या गलत है। वो कैसे चेक करेगा? रिसर्च करेगा। रिसर्च कैसे कर सकता है? कैसे भी कर सकता है। उसने सारी जो भी उसके आसपास की चीजें सबको देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। क्या किया होगा? ऑब्जर्व किया होगा, उस पर रिसर्च करी होगी। जब फिर बाद में देखा हाँ भाई सारी चीजें ऊपर से नीचे गिर रही है, इसका मतलब उसकी रिसर्च सही है, उसका जो क्वेश्चन है वो क्या है? सही है। तो उसने रिसर्च की। अब रिसर्च में उसने चीजें भी, उसको बहुत सारी चीजें मिली भी होंगी कि ऐसा क्यों होता है, बहुत कुछ उसने सोचा हुआ है ना। यस सर। उसके बाद क्या हुआ होगा? सर हाइपोथेसिस। यही पढ़ लिया। अरे बात तुमने तो सब पढ़ लिया। हाइपोथेसिस, वेरी गुड। हाइपोथेसिस मैं आगे चले ही जाता हूँ। हाइपोथेसिस क्या पढ़ा? हाइपोथेसिस। चलो उसके बाद उसने देखा हाइपोथेसिस, भाई यहाँ पर। अब ये हाइपोथेसिस है क्या भला? क्या चीज है ये हाइपोथेसिस का मतलब? कोई बताएगा? सोचिए। मैंने फोन से भी ज्वाइन कर रखे, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है। जो भी हैंड रेज करेंगे हमको दिख जाएगा। सोचिए हाइपोथेसिस का मतलब। अच्छा किसने बोला था हाइपोथेसिस? वो तो बता सकता है उसका मतलब। परिकल्पना। तू इमेजिन, आयुष ने बोला। और किसने बोला? परिकल्पना। हाँ गूगल पे भी यही आएगा। यस सर, गूगल विचार। ठीक है, मैं भी तुम्हारी एज में ऐसे ही करता था ना। ठीक है मुझे पता है। गूगल बाबा जिंदाबाद। परिकल्पना, जो पहला वो इतना बड़ा वर्ड आता है ना वो साउंड के साथ, परिकल्पना, वो बोल दिया फटाफट, है ना। बहुत, लेकिन बिल्कुल सही है परिकल्पना। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें हम। यस सर। बताओ। यस सर। और दिखा दो। देखो हाइपोथेसिस, थ्योरी, मॉडल, इन सब में फर्क होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है तुम्हारा, अब इसको याद रखना। देखो हाइपोथेसिस, अब न्यूटन ने रिसर्च करके उसको कुछ तो मिला होगा ना। यस सर। न्यूटन को क्या पता लगा इस सब से? बताओ। रिसर्च करके जब एप्पल नीचे से गिरा, उसने क्या बताया था न्यूटन ने? कौन से फिनोमेना को बोला था? ग्रेविटेशन। और इसको मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलूं तो यही बोलूंगा ना कि अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग, यही बोलूंगा। एवरीथिंग। या ऐसे बोल दूं कि टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, ये बोल सकता हूँ। यस सर। ड्यू टू देयर मासेस। ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट उठा लो, हम एग्जांपल ही पढ़ रहे हैं अभी। तो कोई भी एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दी थी?
न्यूटन। अभी तक इसका प्रूफ आ गया था, ये सिर्फ न्यूटन ने रिसर्च करके बताया था। रिसर्च करके सर बताया था। न्यूटन ने कुछ रिसर्च की और न्यूटन ने अपनी एक स्टेटमेंट दी। मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट। जिसका अभी कोई प्रूफ नहीं नहीं था। सर। ऐसी स्टेटमेंट जो एक गेस है, मतलब एक चीज, एक स्टेटमेंट जो रिसर्च से आई है सामने, लेकिन अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट को मैं बोलता हूँ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन भी आता है तुम्हारे असाइनमेंट में भी डालूंगा, आज तुम्हें एक असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, आज या कल सुबह तक, ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा आज ही। तो हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में कभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ, एक तरह से कह दो गैस है। क्या है? गैस। हाँ, किसी छोटे से, अभी पूरी तरह से एविडेंस भी नहीं मिला, ठीक है। यस सर, यस सर। अंजू, अभी भी पूरी तरह से एविडेंस भी नहीं मिला, मान लो। अभी तो एक चीज तुमने रिसर्च करी, जो तुम्हें पता है कि मैंने रिसर्च किया, हाँ मेरे को ये लगता है और मेरे को लगता है यही है, तो ये हाइपोथेसिस थी, थोड़े बहुत एविडेंस से आगे बढ़ा, पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुआ। मैं ऑडिबल हूँ सबको? यस सर। आई थिंक Yes, sir. आपके नेट में थोड़ी यस सर। दिक्कत है। तनिष्क, आपको आवाज आ रही है अब? तनिष्क, ठीक है, थैंक यू तनिष्क। तो क्या था कि गैस कर सकते थे हम, तो इस स्टेटमेंट को बोल दिया हाइपोथेसिस। अब इस चीज को प्रूव भी तो करना है ना, यस जो न्यूटन ने हाइपोथेसिस दी है वो सही है या गलत है। गलत। गलत है। तो ये कैसे प्रूव करूंगा भाई? सर एक्सपेरिमेंट से। वेरी गुड। जो आगे हमारे पास स्टेप था वो क्या था? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। क्या था? एक्सपेरिमेंट करूंगा भाई। अब एक्सपेरिमेंट में वो क्या कर सकता है? बहुत सारी चीजों को फेंक सकता है, बड़ी बड़ी चीजों को भी फेंक सकता है, छोटी छोटी चीजों को भी फेंक के देख सकता है, और उनकी Yes, चीजों sir. को, डाटा को कलेक्ट कर सकता है ना। यस सर। अब एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट में भी देखा हमने कि भाई हाँ, सारी चीजें क्या आ रही हैं? नीचे। नीचे आ रही है। तो मतलब हाइपोथेसिस थोड़ी बहुत सही जा रही है ना। यस सर। जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट को पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, कि एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आया है। इसको पढ़ूंगा कि क्या भाई सारी चीजें ऊपर से नीचे आ रही हैं। इसको पढ़ना पड़ेगा कि मैंने दो चीज, इसकी रीडिंग देखूंगा, इसकी रीडिंग लिखूंगा, उसको पढ़ूंगा कि मैंने पहले 2 किलो की चीज फेंकी, फिर मैंने 10 किलो की चीज फेंकी, अच्छा फिर मैंने छोटी सी चीज फेंकी, फिर मैंने बड़ी सी चीज फेंकी, मैं देख रहा हूँ हाँ ये ऐसे गिर रहा है, ये ऐसे नीचे गिर रही है। इन सबको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट को पढ़ना। इसको क्या बोलते हैं बताओ? रीडिंग बोल सकते हैं। और एनालाइसिस। तो प्रयोग करना सर। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, एक्सपेरिमेंट को पढ़ना। अच्छा, आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का जैसा ही है, ऑब्जर्वेशन बहुत क्लोज है उसी से। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन और सर ऑब्जर्व। सर ऑब्जर्व। ऑब्जर्व और वेरिफिकेशन से बहुत क्लोज। दीक्षा ठाकुर, आप यही है? दीक्षा ठाकुर, मेजरमेंट। एक सेकंड। दीक्षा ठाकुर, सर आप यही है? मेजरमेंट। दीक्षा ठाकुर को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, आपको सब कुछ दिख रहा है ना? सर। अलौकिक ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। क्रिश अब रिपीट कर रहे हैं। सुमित, आपको ऑडियो आ रही है मेरी अब? सुमित सर कट कट के आ रही है। अच्छा, आई थिंक आप लोगों का नेट खत्म हो गया शायद, है ना? राइट। साउंड तो बिल्कुल ठीक आ रही है। की आवाज आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों के वहां पे शायद कोई प्रॉब्लम है, जिसको 1-2 को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो हाँ क्रिश, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा। क्रिश, मैंने ये बोला कि सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को लेंगे, उसके बाद मैंने क्या किया, या क्वेश्चन को देखूंगा, उसके बाद मैं उस पर रिसर्च करूंगा भाई। यस सर। उसके बाद मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई सारी चीजें ऐसे ही हो रही है, मैं उसका कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बोलना रिसर्च। रिसर्च। सर्च किया मैंने किसी चीज के बारे में दोबारा से, अब इसको देख रहा हूं मैं कि क्या हो रहा है भाई, सच में ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसके बाद मैंने जो मेरे को लगता है उसको मैंने एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दुनिया के आगे रख दिया।
जैसे न्यूटन को लगता था कि अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग, या एक और स्टेटमेंट की टर्म में बोल दो कि दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशन, जिसको बोला न्यूटन ने। तो न्यूटन ने एक स्टेटमेंट आगे रख दी, उसका कोई प्रूफ अभी नहीं था। नहीं मिला। नहीं था, इसीलिए इस वर्ड, इसको लिए क्या वर्ड यूज किया मैंने, Hypothesis. हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का मतलब सबको क्लियर हो रहा है? Yes. यस Yes, सर। हाँ, तो कौन बताएगा हाइपोथेसिस का मतलब मुझे? मैं बताऊंगा। बताओ मैं बताओ। बताऊं रोहित शर्मा बताएंगे, रोहित शर्मा। सर, जो चीज अभी डिस्कवर नहीं हुई है और उसके बाद मतलब जो न्यूटन मतलब किसी व्यक्ति ने डिस्कवर किया और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो ट्रू और फॉल्स है। हाँ, एक स्टेटमेंट ऐसी जिसके बारे में भी कुछ नहीं पता हमें, इसी को तो परिकल्पना बोलते हैं। ठीक है, yes sir, हाइपोथेसिस। yes, अब उसके sir. बाद इसको प्रूव भी तो करना है, तो एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा इन चीजों पे। और एक्सपेरिमेंट को पढ़ूंगा कैसे मैं? उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना, अलौकिक ने बिल्कुल सही बोला, उसको बोलते हैं किसी चीज का क्या करना, एनालाइसिस। एनालिसिस करना। एनालिसिस करूंगा तो पढ़ूंगा ना मैं एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को, अच्छे से देखूंगा हर डाटा को कि क्या हो रहा है। फिर देखूंगा अगर हाँ सारी चीजें ही नीचे गिर रही हैं और अट्रैक्ट हो रही हैं अर्थ की तरफ, तो इसका मतलब न्यूटन की हाइपोथेसिस क्या है? ट्रू ट्रू। true है, इसको क्या बोल दूं? हाँ, True. कंक्लूजन यानी रिजल्ट। तो कंक्लूड कर दिया एक चीज को कि हाँ, वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये चीज क्या है, सही है। अच्छा, एनालिसिस में अगर मेरे को ऐसा मिलता कुछ, कि एनालिसिस में मुझे कुछ ऐसा मिलता कि कोई चीज नीचे फेंक रहा हूँ और वो ऊपर जा रही है, तो क्या न्यूटन की हाइपोथेसिस सही होती? नो सर। नो सर। न्यूटन की हाइपोथेसिस उस टाइम हो जाती गलत। अगर कोई बंदा ये चीज प्रूव कर देता कि एक चीज को, एक भी कोई ऐसी चीज आ जाती, मैं नीचे फेंक रहा हूँ, वो कहाँ जा रही है, ऊपर। या दो चीजें ऐसी आ जाती, तो न्यूटन को फिर से दोबारा देखना पड़ता। न्यूटन को यहीं पर स्टॉप हो जाता। न्यूटन कौन से पार्ट में फेल होता, बताएगा कोई मुझे? इस डायग्राम सर। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कहां पर न्यूटन का फेलियर आ जाता? इधर। कहां पर? Analysis. analysis, एनालिसिस में पता लगा कि नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं तो ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो न्यूटन को यहां तक फेल हो जाता। 1 2 स्टेप, 3 स्टेप, चौथा स्टेप तक तो न्यूटन सही था, 5वें स्टेप पे गलत हो जाता और वापिस से कहाँ जाना पड़ता उसको? पहले स्टेप। क्वेश्चन दोबारा पूछना पड़ता, क्या पता उसका क्वेश्चन ही गलत ना हो। फिर देखता, फिर दोबारा से रिसर्च करता, फिर दोबारा से हाइपोथेसिस देता, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करता, फिर उसका एनालिसिस करते लोग। फिर एनालिसिस के बाद लोग क्या करते? conclusion, कंक्लूजन ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, हाँ ऐसी चीजों के लिए होता है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो देखो, अब ये क्वेश्चंस यहाँ तक समय स्टेप समझ में आया? आशुतोष शर्मा, आप लोगों को भी बताओ क्या क्वेश्चन है, मतलब ये समझ में आया सबको स्टेप सारे? सबसे पहले क्या था? क्वेश्चन problem, या so प्रॉब्लम, question, उसके बाद उसके ऊपर, research, उसके बाद क्या दी, hypothesis, उसके बाद क्या किया, एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या किया, analysis, उसके बाद क्या किया? उसके बाद देखो देखो कितनी अच्छी चीज है, यहाँ पर एक और एरो दे दिया इसने, है ना? देख पा रहे हो कि ये साइकिल तो चलती रही, हो सकता है कि यहाँ पर आके कोई एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या हो जाए, फेल हो जाए, है ना? yes sir, तो उसने क्वेश्चन तो सही पूछा था, लेकिन उसका जो एनालिसिस पार्ट है वहां पर वो फेल हो गया, तो उसके बाद उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा, तो फिर से हाइपोथेसिस आएगी। क्वेश्चन तो उसका सही था, अगर क्वेश्चन भी सही ना होता तो ये एरो कहाँ जाता है? यहाँ तक। ठीक है, अब इसके अंदर जिसको हल्का सा भी डाउट है ना भाई साहब, वो अपना हैंड रेज कर लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने पूछे भी हैं डाउट पिछले बैचेस में, तो ऐसा मत समझिए कि आप ही पहले हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुतों ने पूछे, कई ने तो ये पूछ लिया था कि सर कंक्लूजन होता क्या है, कंक्लूजन का मतलब, तो ये क्वेश्चन भी आसान है देखिए। तो आप ये मत सोचिए मुश्किल है सर, आप हैंड रेज करिए। वेरी गुड। क्रिश, कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेज। शिवम, सर, अगर ये पहले ही गलत साबित हो जाता कहाँ पर, कौन से स्टेप में शिवम?
थर्ड स्टेप पे या फिर फोर्थ पे फोर्थ पे, यानी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ही सही ना होता, ऐसा कह रहे हो? यस सर या फिर हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट ही सही ना होता तो अब उसको हाइपोथेसिस दोबारा देखनी ही पड़ती, फिर उसको वहीं जाना पड़ता रिसर्च में। ठीक है, Yes, sir. घूम फिर के वो या तो रिसर्च पे आएगा या क्वेश्चन पे आएगा, क्योंकि या तो उसने क्वेश्चन ही गलत पूछा अपने दिमाग से। क्यों क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? अगर न्यूटन के केस पे बात करूं, अगर ये फेल हो जाता सब कुछ तो न्यूटन का क्वेश्चन ही गलत होगा कि सारी चीजें नीचे आती है। क्या पता कोई चीज ऐसी निकल आई जो कहा जाती है ऊपर ऊपर, तो क्वेश्चन गलत है। अगर क्वेश्चन सही है कि सारी चीजें नीचे आ रही है, तो उसने जो रिसर्च किया है वो क्या किया है? गलत किया है, इसलिए वो गलत। वापस रिसर्च पे पहुंच जाता है। तो ज्यादातर चीजें कहीं पर भी फेल हो जाए तो वापस आ जाएगी सेकंड स्टेप पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च। रिसर्च डाउट क्लियर आपका शिवम? यस सर। हाँ, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एरो का बहुत अच्छा रोल है यहाँ पर। चले आगे। Yes, Yes, sir. sir. मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं एक असाइनमेंट बना, अब इसको क्षितिज कपूर था कोई शायद जिन्होंने हैंड रेस किया है, के साइलेंट था आई थिंक उनके नाम पे, लोअर हो गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ, अब मैंने ये क्वेश्चन तो आपको बता दिया कि ये सीरीज बता दी ना मैंने कि Yes, sir. प्रॉब्लम पूछी, फिर रिसर्च की, Yes. फिर हाइपोथेसिस दी, फिर एक्सपेरिमेंट दी, एनालिसिस किया, कंक्लूजन। इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम? Scientific method. साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी इसी को मैं असाइनमेंट में डालूंगा इसी क्वेश्चन को, लेकिन उसकी वर्डिंग क्या कर दूंगा? Change. चेंज कर दूंगा। और आप लोग कहेंगे सर ने नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं सुनूंगा मैं, है ना? मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, इस चैप्टर को, इस वर्डिंग को चेंज करके मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा साइंटिफिक मेथड पे, सिर्फ इसलिए जानने के लिए। क्या जेई नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने पहले से ही पढ़ रखे होंगे सारे? No, sir. और नई चीजों की आदत आनी चाहिए ना आपको। Yes, sir. यस सर तो क्वेश्चन ऐसा ही होगा, आपने अपने हिसाब से न्यूटन बन के सोचना है कि वो क्या, कौन कौन से स्टेप होंगे। आंसर सारा इसी के अंदर छुपा हुआ है, इन्हीं के मतलब के अंदर। तो वो असाइनमेंट में क्वेश्चन सब करके आएंगे। Yes, sir. यस कोई भी सर ऐसा नहीं कहेगा कि सर ने नहीं कराया, क्योंकि मैं बता सकता हूँ उसमें एक वर्ड ये भी होगा, देखिए। नहीं. इसी वर्ड से हम डर जाते हैं। क्या लिखा हुआ है ये? मैथमेटिकल Mathematical कुछ modeling. भी नहीं है। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब हो गया किसी भी एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो मैथमेटिकल वर्क यूज किया। जैसे न्यूटन ने क्या लिखा था, ये मैथमेटिकली तो हो गया, नहीं हुआ ये मैथमेटिकल? हो गया। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना सबने? मैथमेटिकल नहीं है? है ये कौन सी है। फोर्स के लिए है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। Gravitation. अगर मैं मोशन की स्टडी कर रहा हूँ तो हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, पढ़ी हुई है ना Yes, sir. सबने? यस सर तो ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं मैथमेटिकल मॉडल तैयार करता हूँ उसको बोल रहा हूँ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, Yes, sir. और एक मॉडल क्या होता है? मॉडल, मॉडल का मतलब भी समझ लीजिए। मॉडल हमने मॉडल हाइपोथेसिस समझ लिया, मॉडल का मतलब भी समझ लेते हैं। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक ऐसा थ्योरी होता है जिसको, या एक ऐसी एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज को जो मैं मतलब मान के चलता हूं, ऐसा समझ लो। हाँ, एक थ्योरी किस्म से, लेकिन एग्जैक्ट थ्योरी नहीं, समझिए थ्योरी, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मैं मान के चलता हूँ। देखो अब कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अच्छे समझोगे, फिर इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे। बोहर्स मॉडल पढ़ा होगा सबने? Yes, sir. बोहर्स, उसमें आपने क्या पढ़े थे? कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, है ना? यस सर वो पॉइंट्स किसके बारे में बता रहे थे हमें? बोहर्स मॉडल किसका मॉडल था वो? एटॉमिक हाँ, मतलब एटम का मॉडल था। किसका था? एटम। ऐसे ही इससे पहले एक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। Yes, sir. आपने पढ़ा होगा? यस और नो बोली, सारे बोली, माइक ऑन करके। Yes. यस सर Yes, sir. तो Yes, sir. रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। ये सारे क्या है? एक मॉडल है, किसको एक्सप्लेन करने के लिए? एटम एटम को। तो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ अपने पॉइंट्स दे रहा हूँ, अपनी थ्योरी दे रहा हूँ
किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपनी कोई थ्योरी दे रहा हूँ, उसको क्या बोलता हूँ? मॉडल। मॉडल। याद रखना इस बात को। बोर ने बताया था कि एटम किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रह सकते हैं एटम में, ये उसका एक पॉइंट्स थे ना, उसी के पॉइंट्स थे बोर के। यस सर। उसको बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं? मॉडल। जिससे उस चीज की पिक्चराइजेशन अच्छे से हो सके। एटम के बारे में उसने कुछ पॉइंट्स बोले, एटम का मॉडल दिया, मॉडल उसने कुछ डिस्क्राइब किया था। जैसे रदरफोर्ड के मॉडल को हम बोलते थे प्लम पुडिंग मॉडल, एक बोलते थे हम, याद है सबको? यस सर। Yes, sir. यस है सर। ना, कि उसके जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन है, याद आया सबको? यस सर। हाँ, ऐसे ही सब मॉडल होता है कि किसी थ्योरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करना किसी भी एक चीज को। जैसे वहां पर एटम हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. बाकी No, sir. क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको sir. ज्यादा अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस मेन काम है हमारा। हाइपोथेसिस समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि हाइपोथेसिस और थ्योरी में फिर क्या फर्क हो गया सर? मॉडल से अच्छा क्वेश्चन यही है। अगर ये समझ में आ गया मॉडल भी समझ आ जाएगा। हाइपोथेसिस और थ्योरी में फर्क क्या हो गया, कोई बताएगा? ट्राई करिए सर सर हाइपोथेसिस का प्रूफ नहीं होता है और थ्योरी का प्रूफ होता है। बहुत बहुत अच्छा आंसर। किसने बोला है? सर मैंने। मुझे लिख नहीं रहा माइक। सर अक्षित। अक्षित। अक्षित, वेरी गुड अक्षित। तो हम थ्योरी को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी अच्छी तरह से प्रूफ, हाँ, लेकिन हाइपोथेसिस के मुकाबले थ्योरी जो है उसके पास कुछ प्रूफ होते हैं। समझ में आई? यस सर। ये सबको यस सर। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका अभी कोई प्रूफ नहीं है, वो किसी का एक गेस है या कोई थोड़ा बहुत रिसर्च करके किसी ने बता दी। थ्योरी उससे ज्यादा प्रूफ है। थ्योरी थोड़ी बहुत ज्यादा, हम उसको कहेंगे कि हमारे पास एविडेंस है थ्योरी के लिए। क्या है? थोड़े से एविडेंस। तो हाइपोथेसिस और थ्योरी में समझ में आया फर्क? यस सर। यस असाइनमेंट में सर। और भी क्वेश्चन मिले आपको तो और भी अच्छा नहीं होगा। पहले मुझे बताए, 5 सेकंड का टाइम है, जिसके हैंड रेज कर लीजिए जिसको कोई डाउट है। क्षितिज कपूर। सर असाइनमेंट कब मिलेगा? असाइनमेंट आज ही दे देंगे आपको, आज या कल सुबह तक, क्योंकि अगर आज ना लेट तक क्लास रही तो फिर जब सुबह तक दे दूंगा, वरना आपको आज ही 11-12 बजे तक मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। और कोई भी इंटरनेट का यूज नहीं करेगा, अपनी नॉलेज का यूज करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी डाउट हो अगले दिन लेक्चर में आके हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है? यस सर। सिर्फ sir. 7 क्वेश्चन है पहले असाइनमेंट में, दूसरे असाइनमेंट में भी इतने ही दूंगा मैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। लेकिन ये सारे 7 के 7 तो अपनी मर्जी से करोगे, मतलब अपनी मेहनत से। ठीक है? यस सर। तो किसी का हैंड रेज नहीं है, हम इसका मतलब आगे चल सकते हैं, राइट? यस सर टाइम चेंज नहीं हो सकता। अजय शर्मा सर, मैंने बात कर दी थी, मैंने उस दिन भी बताया था कि मैंने आलम सर को बोल दिया था। आलम सर उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं अभी, तो अभी टाइम प्रोग्रेस में है। बच्चे इन सबका अभी एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि बच्चे ना, ज्यादा बच्चे हैं बहुत सारे, तो सब देख पा रहे हैं कि किन किन को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो जब तक नहीं हो पा रहा ना, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देखिए, है ना, थोड़ा बहुत कोशिश करिए। उसके बाद शिफ्टिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आपको ज्यादा ही अगर डाउट आ रहा है ना, तो आप आलम सर जानते हैं आप? Yes, sir. हाँ, उनको कांटेक्ट करें। अजय सर कर लिया था सर से कांटेक्ट, उन्होंने बताया था। हाँ, तो ठीक है अजय, आप भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके। हाँ, आयुष शर्मा डीसीपी या डीपीपी लिखना चाह रहे हैं? नो सर। सर आपने वो बोहर एटॉमिक मॉडल बताया था, उसमें सर वो डेफिनेट सर्कुलर पाथ। अच्छा, ओ भाई साहब, डेफिनेट सर्कुलर पाथ, बिल्कुल ठीक। हाँ, इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रोटेट कर सकता है ना? बहुत बढ़िया। शॉर्ट फॉर्म से बात करते हो आप लोग, बढ़िया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ तक हमारा साइंटिफिक मॉडल से लेकर स्कोप ऑफ फिजिक्स तक, यहाँ तक सब स्कोप ऑफ फिजिक्स हो गया था हमारा। एंडलेस होता है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो हम बात करते हैं, ये बताएगा कोई मुझे, एटॉमिक sir. एंड मॉलिक्यूलर फिनोमिना कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? क्वांटम मशीन। सबको क्लियर है मतलब, राइट? यस Yes, सर। sir. क्वांटम मैकेनिक्स। यस सर। अच्छा,
न्यूटोनियन मैकेनिक्स किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये कौन बता? देखो ध्यान से, पहले 5 सेकंड के लिए सारे सोचो इस क्वेश्चन को। न्यूटोनियन मैकेनिक्स किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई? एटॉमिक फेनोमेना। एटॉमिक फेनोमेनन। क्यों क्यों कौन रीजन बताओ इसका कोई मुझे? स्पीड ऑफ लाइट इसकी ज्यादा होती थी। स्पीड ऑफ लाइट बेटे, जहां पर भी बात आ जाएगी ना स्पीड ऑफ लाइट की, तो वो रिलेटिविटी में चला जाएगा। समझ में आया? वो ब्रांच अलग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मतलब मैकेनिक्स ही रहेगी लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हो जाएगी। तो रिलेटिविटी में हम अभी बात नहीं कर रहे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी है, जो एटॉमिक फिनोमिना से डील करते हैं उस ब्रांच का नाम क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसने क्या बोल रखा है यहाँ पर, कौन सी मैकेनिक्स है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो एटॉमिक फिनोमिना को तो क्वांटम करती है, तो क्या न्यूटोनियन बता पाएगी एटॉमिक फिनोमिना को? नो सर। इसका आंसर क्या आएगा? एटॉमिक फिनोमिना। समझ में आ रही है सबको? यस सर। अभी हम बात करते हैं, क्योंकि हमने तो, आप पूछना चाहिए आप लोगों को, सर आपने तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स बताया ही नहीं। आता ना ये क्वेश्चन मन में? तो नॉर्मल मैकेनिक्स बताया था सर ने? नो सर। सर बता। नॉर्मल मैकेनिक्स, ये वाला, ये वाली मैकेनिक्स सर बताइए। सही थी? यस सर। क्या होती थी ये मैकेनिक्स? कोई बता पाएगा मुझे थोड़ा सा? क्योंकि टाइम हो गया क्लास को, हमने आपको बहुत पहले क्लास लगी थी 3-4 दिन, कुछ बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हाँ, जब हम फोर्सेस की बात करते थे, है ना, मोशन की बात करती थी, कौन से लेकिन वहां पर कहाँ क्या लगे, जहाँ पर फोर्सेस लगे, वर्क डन हो, है ना? यस सर। उस चीज को, उस फिजिक्स की वो ब्रांच जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में कहाँ पे बात करें, फोर्सेस की, मोशन की बात करें, है ना, उस ब्रांच को क्या बोलता था? न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी वही होती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम सारी फोर्सेस से रिलेटेड बड़ी बड़ी चीजों पे बात करते हैं, ठीक है, बड़ी चीजों पे, मैक्रोस्कोपिक। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो मैकेनिक्स की, अगर एटॉमिक फिनोमिना की बात करूं तो मैकेनिक्स की जगह कौन से मैकेनिक्स आनी चाहिए? क्वांटम मैकेनिक्स आनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स। यस सर। कोई दिक्कत? नो अच्छा, होल ऑफ बॉडीज ऑन द अर्थ, ये कौन एक्सप्लेन करता होगा? क्या ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर पाएगी? यस सर। हाँ, तो कर पाएगी, क्योंकि इसमें फोर्सेस के बारे में बात हो रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स में भी तो फोर्सेस लग रही है, यस और नो? यस सर। रॉकेट मोशन में फोर्सेस लग रही है या नहीं लग रही? यस सर। ऊपर को जाने के लिए। न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर पाएगी। अच्छा, मुझे अब चैट नहीं दिख रही, जिसको भी बोलना है वो माइक ऑन करके बोल सकता है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? एटॉमिक फिनोमिना। कोई डाउट? न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन क्या करती है फिर? ये देखो, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन या डील विद द मोशन ऑफ बॉडी। ये हम पढ़ चुके हैं। और फोर्सेस के बारे में भी। फ्लूइड, अच्छा, मैकेनिक्स का मतलब मैंने बताया था जो फोर्सेस, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो जाएगा? जो मोशन और फोर्सेस के बारे में बात करे, लेकिन किसी ऊपर, लिक्विड के या फ्लूइड के ऊपर। तो जो फ्लूइड्स की मैकेनिक्स, यानी फ्लूइड्स पे जो फोर्सेस लग रही हैं, फ्लूइड के जो मोशन हो रहे हैं, उनकी बात करें, उस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिक्स तो सबने पढ़ ही लिया होगा। मैकेनिक्स मतलब वही फोर्सेस और मोशन। मतलब कहाँ पर? एटॉमिक। और क्वांटम का मतलब, क्वांटम में हम पढ़ाई किस चीज के बारे में है? एटॉमिक लेवल की, माइक्रोस्कोपिक चीजें, राइट? माइक्रोस्कोपिक। तो मैकेनिक्स का मतलब तो वही है, लेकिन साथ में क्वांटम जुड़ गया, तो कौन सी लाइट आ गई? कौन सी आ गया? एटॉमिक फिनोमेना। अच्छा, अब अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? अप्लाइड मतलब मैकेनिक्स तो अभी भी पढ़ा है, वही क्या? फोर्सेस अंडर, मोशन अंडर फोर्सेस। तो मैं अब सपोज करो, मैं अप्लाइड मैकेनिक्स का एग्जांपल देता हूँ।
अब मैंने कोई ब्लॉक यहाँ से यहाँ धक्का लगाया है, तो इसके ऊपर क्या लगाया होगा? फोर्स लगाया होगा, इसमें मोशन हुआ होगा। तो ये तो सिर्फ कौन सी ब्रांच हो गई? मैकेनिक्स। वेरी गुड। सब बोलना, सब बोलो, कौन सी ब्रांच है? मैकेनिक्स। लेकिन अब मैं इसी फोर्स को और मोशन के कंसेप्ट्स को यूज करके एक साइकिल बना दूं। क्या बना दूं? एक साइकिल बना दूं। तो साइकिल को क्या बोल दूंगा? मैंने इस फोर्सेस की क्या यूज करी है? अप्लाइड मैकेनिक्स। एप्लीकेशन यूज करी है ना। इस फोर्सेस को, इनके कंसेप्ट्स को यूज करा है ना मैंने कहीं पर किसी डिवाइस के लिए। यस सर। इनको डिवाइस इनके कंसेप्ट्स को यूज करके एक नई चीज बनाई है, तो मैंने इसकी इसके एप्लीकेशन पार्ट को यूज किया है। तो जो भी एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है हमारे फिजिक्स में? अप्लाइड। यहाँ पर मैकेनिक्स की एप्लीकेशन यानी फोर्सेस वगैरह की एप्लीकेशन यूज की है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? अप्लाइड। अच्छा, मान लो टेम्परेचर की एप्लीकेशन का यूज करता तो उस फिजिक्स का नाम क्या पड़ता? अगर मैं सपोज करो मैंने कोई ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके अंदर किसका यूज हो रहा है? टेम्परेचर का। मैंने डिवाइस बनाई है थर्मोडायनेमिक्स, तो उस मतलब टेम्परेचर के लिए यूज हो गया। तो उस डिवाइस का, हाँ, क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन यूज करी है तो इसको क्या बोल दूंगा? तो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का यूज, वेरी गुड, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके एक स्पीकर बनाया है। क्या बनाया है? सॉरी। तो इस स्पीकर को या इस माइक को मैं क्या, कौन सी उसमें आएंगे ब्रांच में? अप्लाइड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैंने लाइट के फिनोमिना को यूज करके कोई बहुत बढ़िया सीनरी बनाई है। अप्लाइड ऑप्टिक। अप्लाइड ऑप्टिक। वेरी गुड। सबको समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, 5 सेकंड का टाइम है, जिसको जो भी डाउट है वो माइक ऑन करे और पूछे। बोलिए। सोचिए। कोई भी डाउट किसी को? क्योंकि मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही बच्चा आपको, आपकी, तो आप मुझसे सीधा ही पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैं ये मान के चलूं? यस सर। आपको स्क्रीन तो दिखाई दे ही रही होगी। ठीक है। मैं एक सेकंड हमारी मीटिंग पे आ जाऊँ वापस। जस्ट रिलेटिविटी क्या होती है? क्या बोलो अंशुल, क्या बोल रहे हो? सर रिलेटिविटी अंशुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक हमने पिछली बार इसको डिस्कस नहीं किया तुम्हारे साथ। देखो, रिलेटिविटी भी सारी सेम चीजें हैं। अभी मैं एक सेकंड में एक मीटिंग को छोड़ दूं। आपके JEE 4 वाला बैच है ना? सर 6 वाला है ना? ठीक है, तभी ये दिक्कत हुई थी लोगों के साथ। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ से हाँ, तो मैं कह रहा था रिलेटिविटी भी बिल्कुल सेम होती है। जैसे हर छोटी चीज की जब हम बात कर रहे थे तो एक वर्ड का चेंज किया था हमने। क्या वर्ड लगा दिया था वो? क्वांटम। वेरी गुड, याद आया सबको? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी चीजों पे देख रहा हूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, छोटी चीजों पे देख रहा हूँ तो क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यही हुआ था? यस सर। ऐसे ही मैं अगर छोटी चीज फोर्सेस के बारे बड़ी चीजों पे लगा रहा हूँ तो वो मैकेनिक्स, छोटी चीजों पे लगा रहा हूँ तो हुआ था, है ना? अब रिलेटिविटी भी सेम होती है। जैसे क्वांटम के लिए हर एक ब्रांच है, वैसे रिलेटिविटी के लिए भी अंशुल हर एक ब्रांच है। देखो इधर आओ वापिस। ये ब्रांच क्या दिख रही है तुम्हें? मैकेनिक्स दिख रही है ना रिलेटिविटी में? सॉरी, मैक्रोस्कोपिक में दिख रहा है ना मैकेनिक्स लिखा हुआ? यस सर। जब मैं ये पेन दिख रहा है सबको? यस सर। जब इस पेन को मैं आराम से लेके जा रहा हूं तो इस पे ऊपर क्या लगा रहा हूं मैं? फोर्स, राइट? तो ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है? क्वांटम मैकेनिक्स।
क्वांटम मैकेनिक्स से सिर्फ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मैकेनिक सर मैकेनिक मैकेनिक्स ये बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है मैकेनिक्स। लेकिन अगर सपोज करो मैं इसकी स्पीड बहुत तेज करूं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो मैं इसकी स्पीड अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल तो नहीं, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मान लो 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड कर दो, कितनी 20 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, तो स्पीड बहुत तेज होगी। तो जब भी किसी अब फोर्स तो अभी भी लग रही है या नहीं लग रही बताओ, सर लग रही लग ब्रांच तो अभी भी क्या होगी, मैकेनिक मैकेनिक्स। स्पीड तेज होने की वजह से मैं इसको क्या बोलूंगा, Relativity. रिलेटिव मैकेनिक्स। क्या बोल दूंगा, रिलेटिव मैकेनिक मैकेनिक्स। अच्छा, ऐसी टेम्परेचर की जब मैं बात करूं, टेम्परेचर का जो मतलब टेम्परेचर के अंदर किसी भी चीज की, इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करूं, उसकी हीट के बारे में, किसके बारे में, उसकी हीट एनर्जी के बारे में, किसी भी एनर्जी के बारे में, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी हो जाए या इससे भी ज्यादा हो जाए या इतनी रह जाए, मान लो 1.5 × 10, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कह रहा हूं मैं, ठीक है, लगभग, इक्वल नहीं कह रहा, कंपेरेबल। तो अब इस ब्रांच का नाम क्या होगा, अभी भी टेम्परेचर और हीट के बारे में तो बात कर रहा हूं, तो ब्रांच तो क्या ही रहेगी, अभी तो क्या ही रहेगी। जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स ना इलेक्ट्रॉन की, तो थर्मोडायनेमिक्स रहेगी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोल दूंगा, रिलेटिविटी रिलेटिव स्टिक, रिलेटिव स्टिक थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ रहा है? यस सर अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं एक इलेक्ट्रॉन की ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, कैसे भी करके फोर्स लगा रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन का मोशन भी तेज हो रहा है, तो भी इस ब्रांच का नाम बताओ। सब कुछ यूज करो जो जो मैंने बताया है, जो ये बता गया उसको सही समझ में आ गया सब। ध्यान से सुनो, मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन का फोर्स किसके ऊपर लगा रहा हूं, सारे वर्ड्स को देखो, एक तो लगा रहा हूं फोर्स, कैसे भी लगा रहा हूं वो मायने नहीं रखता, और किसके ऊपर लगा रहा हूं, बोलो किसके ऊपर लगा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई फोर्स लगाने के बाद इतनी। तो अब इन तीनों को कंबाइंड करके मेरी फिजिक्स की कौन सी ब्रांच बनेगी, अपने अपने वर्ड्स जोड़ो। सर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये एमएससी का सब्जेक्ट है, तुमने जो आंसर दिया है अभी, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। आप सर्च भी कर लेना जाके, किसी भी कॉलेज का सिलेबस चेक कर लेना, या गूगल पे सिर्फ डाल देना, उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन अभी, क्योंकि क्वांटम का असली मतलब हमें नहीं पता, इसलिए आप भूल जाओगे, लेकिन उसके अंदर हम स्टडी ऐसी ही चीजें करते हैं। तो सबको समझ में आ रहा है, वर्ड्स जोड़ने आ रहे हैं? यस सर। रिलेटिव स्टिक कब बोलता हूँ, कौन बताएगा? सर जो स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट में हो, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, कोई दिक्कत? नो सर यस सर क्वांटम जब छोटी चीजें, नॉर्मल मैकेनिक्स वगैरह तो तुम्हें पता ही है, ये तो हर जगह यूज होंगी, मैकेनिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रो और ऑप्टिक्स, ठीक है? यस सर तो कोई भी डाउट नहीं है, हमने यहाँ तक पूरा कवर कर लिया अब यहाँ तक, यस सर ठीक है? कल हमारा ये पार्ट हो चुका है पहले से ही, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है? ये मैंने आदि मानव की कथाओं में सब बता दिया, बस हमने बस पढ़ना है इसको, यहाँ तक हम कल कर लेंगे। तो कल हमारी 2 टॉपिक रह गए चैप्टर के, फंडामेंटल फोर्सेस और कंजर्वेशन लॉ, तो ये चैप्टर खत्म। यस सर ठीक है? यस सर गुड नाइट सर। 5 सेकंड के लिए मैं अभी हूँ, बताइए जो भी डाउट है, वरना जो जाना चाहे जा सकता है। और आपने मुझे बताया नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, वेरी गुड। तो जिसने जाना है वो जा सकता है। शुभ रात्रि सर। सर आपने पिछली क्लास में हमें एक क्वेश्चन दिया था कि Very एस्ट्रोनॉमिकल good. ऑब्जेक्ट्स यही के एंड लिए मैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं नहीं आते हैं। तो सर मुझे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का तो पता चल गया कि उसमें प्लैनेट स्टार्स वगैरह ये सब आता है, तो वो तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, पर सर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स का क्या, मुझे नहीं समझ आया। वेरी गुड, क्वेश्चन तो पहले ये था, देखो सब कुछ आता है फिजिकल वर्ल्ड में, ये आंसर सही है, ठीक है? लेकिन टेरेस्ट्रियल भी आता है, एस्ट्रोनॉमिकल भी आता है, लेकिन क्वेश्चन जो मेन था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल और
टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। अंजू बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, सबको याद रहना चाहिए था, है ना। अंजू को याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो टेरेस्ट्रियल जब भी हम वर्ड यूज करते, किसी ने ढूंढा इसका आंसर? यस सर। बताओ। एस्ट्रोनॉमिकल जो होते हैं वो प्लैनेट्स की स्टडी होती है, और जो टेस्ट्रोन जो दूसरा है सर वो हमारे जो सर धरती के अंदर जो हम स्टडी करते हैं उन जिन चीजों की वो होती है। ठीक है, ये आंसर बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, बिल्कुल ठीक है तो नहीं बोलो, बहुत क्लोज आंसर और सही भी है थोड़ी बहुत तरह से। देखो एस्ट्रोनॉमिकल में आ गया, जो भी हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, हेवनली बॉडीज, सबने पढ़ा होगा, हेवनली बॉडीज बोलते हैं हम इनको, यस सर। है ना। तो जो भी हेवनली बॉडीज होगी, जो भी प्लैनेट्स होगी, उन सबको तो मैं क्या बोलूंगा? एस्ट्रोनॉमिकल। क्या बोलूंगा? एस्ट्रोनॉमिकल। लेकिन टेरेस्ट्रियल जो वर्ड है ना, मैं ज्यादातर वो किसके लिए यूज करता हूँ, उसको बोलते हैं अर्थ लाइक। क्या बोलते हैं? अर्थ लाइक। अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट्स। याद रखना इस बात को, क्या बोलेंगे? अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट। अर्थ लाइक। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो अर्थ लाइक जो भी प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, ये जो किसकी तरह हो, अर्थ के जैसे, या कोई भी रॉकी मटेरियल्स होते हैं जो अर्थ की तरह हो। जो भी चीज अर्थ पे बोलते हैं हम उसको टेरेस्ट्रियल चीज बोलते हैं वैसे, और अर्थ लाइक चीजों को भी टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जैसे अब मरकरी है, वो है तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, है या नहीं? यस सर। मरकरी जो प्लैनेट, मार्स की बात करता हूँ मैं, ठीक है तो ये टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, यस सर। सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि हेवनली बॉडी है ये, एस्ट्रोनॉमी में आता है ये। सबने सुना होगा इसका नाम, मार्स और मरकरी, सुने होंगे। है ये एस्ट्रोनॉमिकल, लेकिन जो इनकी सरफेस है ना, वो किसकी तरह है? थोड़ी थोड़ी अर्थ की तरह है। तो इसको मैं बोलता हूँ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्या बोलता हूँ? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। याद रखना, जो अर्थ लाइक हो। टेरेस्ट्रियल का मतलब ही समझ लो क्या? अर्थ लाइक। और जो अर्थ पे जो अब फिनोमिना को भी बोलते हैं, जो अर्थ पे फिनोमिना होते हैं उनको कई बार ऐसे बोल देते हैं कि टेरेस्ट्रियल फिनोमिना है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? तो आपका अंजू, आपका मतलब क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। सर रिलेटिविटी बता दो एक बार। हाँ, रिलेटिव का मतलब होता है बच्चे कि बहुत, जब भी कोई चीज बहुत स्पीड में जा रही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट। हाँ, रिलेटिविटी का मतलब ये नहीं होता, रिलेटिव स्टिक का मतलब होता है। रिलेटिविटी तो हम बोलते हैं जब कोई चीज किसी के रिस्पेक्ट में, जब किसी की बात करे, सपोज करो मैं बाहर खड़ा हूँ ट्रेन के, है ना। यस सर। तो मतलब मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ और तुम भी ट्रेन के अंदर बैठे हो क्षितिज, तो आपा दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे है। लेकिन अगर बाहर कोई बंदा खड़ा है उसकी रिस्पेक्ट में मैं क्या हूँ? मोशन में हूँ ना। मोशन में। यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। किसी के रिलेटिव में कुछ भी चीज देखना, उसको बोलते हैं रिलेटिविटी। लेकिन वो जो आइंस्टाइन वाली रिलेटिव स्टिक मैकेनिक्स है, उसमें क्या बोलते हैं, जब भी कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन, तो उस ब्रांच को मैं बोलता हूँ रिलेटिव स्टिक ब्रांच। क्या बोलता हूँ? रिलेटिव ब्रांच। तो अगर वो फोर्सेज में आ रहा है तो मैं बोलता हूँ रिलेटिव स्टिक मैकेनिक्स। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो बोल रहा हूँ रिलेटिव स्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। यस सर। हाँ, तो बस यही है, आज के लिए काफी है इतना। यस सर। क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, हम नेक्स्ट क्लास में अब सब कुछ डिस्कस करेंगे। अंशु कुछ बोल रहे थे आप? सर मैथ की हाँ क्लास भी जाइए है ना। जाइए, मेरी भी क्लास है नेक्स्ट, तो आपके लिए बहुत है, आप लेफ्ट हो जा सकते हैं, आप जो भी जाना चाहे। और कोई भी क्वेश्चन हो हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट गुड सर। गुड नाइट सर।